हाँ तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 का। आपने इससे पहले वाले वीडियो से नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक लगभग साइंस का ख़त्म ही हो गया है, बस 2017 रह गया था तो मैंने सोचा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 2017 में 3 पालियों में परीक्षा हुआ था। आप लोगों कैसे सर? देखो, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में तो परीक्षा हुए थे ना, और तीसरा पाली जो था वो हमारा कंपार्टमेंट वाला होता है, जो फेल वाले स्टूडेंट फिर से देते हैं, ठीक है ना। तो आपका 3 पाली में होगा, तो ये हमारा प्रथम पाली, और दूसरा और तीसरा पाली आपको बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। आप सभी लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ना, AC DC जो निकलता है वो उसे हम कहते हैं जनित्र। किसको कहते हैं? जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसका पूछा है? ऊर्जा का। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। देखो, ये जो कैलोरी है ना, ये होता है हमारा ताप का ऐसा यूनिट, ठीक है ना। ताप का, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हो जाता है जूल, या फिर किलोवाट घंटा होता है। व्यापारिक मात्रक पूछेगा तो क्या लिखिएगा? बोलिए। व्यापारिक मात्रक अगर पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या बोलिएगा? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल, 10⁶ जूल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जितने भी क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2011 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन बैंक देख लेते हो तो आपके एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, और 100% लेता हूँ, ठीक है ना। आप ये मत समझना जैसे दूसरे लोग बोलते हैं मैं वैसा बोलता हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। मेरे में और दूसरे में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो किस में लिखा है, क्या लिखा है? जल का अर्थ क्या होता है? तो देखो भाई साहब, ऑप्शंस में दिए गए पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हर्बो, है ना, हाइड्रो। तो जल का अर्थ ही होता है हाइड्रो। क्या होता है? हाइड्रो, क्योंकि H2O इसका फॉर्मूला होता है ना, तो हाइड्रो इसका जल का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात, यहाँ पर वायु भी ना हो, हम उसे निर्वात कहते हैं, यानी है ना, इसको हम लोग अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, ठीक है ना। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ? ए सही है। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर ये किलोमीटर में होता तो 10 की जगह 5 कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा? 5। 3 गुना 10⁵ कर दीजिएगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि परावर्तन के नियम से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन में आपके सामने दिया है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन अपवर्तन, आपतन विचलन कोई नहीं। देखिए, परावर्तन का जो नियम है ना, इससे हमारा जो निर्धारण होता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि परावर्तन के कितने नियम हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? एक लेंस अगर आप बनाते हो, अगर आप इस तरह से लेंस बनाते हो तो ये मुख्य फोकस जो होता है ना, आप लेंस में देखोगे इधर F1 होता है, इधर F2 होता है, या फिर F1 F2 इधर उधर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि किसी भी लेंस के जो मुख्य फोकस होते हैं ना, वो टोटल 2 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताप के बढ़ने से चालकता पर क्या असर पड़ता है? देखो, अगर कोई चीज़ है, ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ ठंडी है, मान के चलो ठंडी है, तो इसके अंदर अगर बिजली जाएगी ना, वो थोड़े से धीरे धीरे पास कर, सॉरी रुक जाओ, ताप बढ़ने से चालकता का प्रतिरोध क्या होता है? देखो, ठंडी पर मत लो यार, ठंड होने पर तो ज़्यादा हो जाता है, ठंड मत लो। हाँ, ठंड ले सकते हो, लेकिन आप नमी वाला मत लो। ये अगर ठंड है वस्तु, अगर इसमें नमी नहीं है, तो इसमें जो बिजली जाएगी ना, अगर उसको थोड़ा सा गर्म करने से उसमें और तेज जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगा? चालक इसका बढ़ेगा। लेकिन देखो, लेकिन अगर ये जल के साथ रहेगा, ध्यान दो, जल रहेगा तो जल रहने पर इसकी चालकता 10 गुनी बढ़ जाती है। तो हम जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ताप अगर बढ़ जाएगा तो उसकी चालकता भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा, ठीक है ना। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड जी, एक सेकंड रुक जाओ। पूछा है प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? प्रतिरोध, ध्यान दीजिए। तो ताप अगर बढ़ेगा, प्रतिरोध का मतलब होता है कि बिजली को रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कि विद्युत धारा का विरोध करना। क्या होना? विरोध करना, ठीक है ना। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज़ का, तो वो ज़्यादा विरोध कर पाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम लोग, ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने पहले पता है, मैंने से ऊष्मा समझ लिया कि इसमें मतलब उसकी चालकता पर मैंने चला गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर, यानी कि मतलब कि पूरी तरह से अपने टूट करके कंपोस्ट बन जाना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी। देखिए, ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आप लोग होते हैं वो आप लोग होते हैं इस दोनों में, या तो बी में या तो सी में। देखिए,
तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी है, सोची मत कहिएगा। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कि उपचयन वह अभिक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाता है। ये बात सही है ना। दूसरा देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन का वियोग, हाँ चलेगा, वियोग भी होगा तो चलेगा। तीसरा लिखा है इलेक्ट्रॉनों का त्याग। देखो भाई साहब, ये दोनों सही है, आपको पता है ना, ये दोनों सही है। और अगर ऑप्शन ए और बी नहीं दिया गया, दोनों नहीं दिया है, तो ये भी सही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ से होता है? अगर विद्युत अपघटन करते हो, विद्युत में किसी चीज़ को अपघटित करते हैं, तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जैसे NaCl ले लीजिए, इसमें अगर आप क्या कीजिएगा, इसमें इसके घोल में अगर बिजली दे करके इसे अपघटित कर देते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना, वो कैथोड से होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु के आधार पर अगर आप चलते हैं, क्रियाशील धातु में, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है ना, नहीं, फिर होता है कैल्शियम, इसके बाद होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम। तो आपको याद रखना है यहाँ पर, इस ऑप्शन के अनुसार से आप देख लीजिए AU, Na, Hg और Cu। कहने का मतलब है कि सोना है ना, सोना है, उसके बाद में हमारा क्या, ये सोडियम है, मरकरी है और कॉपर है। तो राइट आंसर हमारा होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य की क्रियाशील समूह कौन सा होता है? देखो, क्रियाशील समूह पर एक हम वीडियो बना देंगे, बहुत ही जल्दी की वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए सब लोग, हम एक वीडियो आप लोगों के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र बताइए। किसका पूछा? एल्काइन। हमने कई बार बोला कि ये जो CnH2n होता है, ये एल्कीन का होता है। ये किसका होता है? एल्कीन का। और ये +2 जो होता है, ये एल्केन का होता है, एल्केन का होता है। और ये एल्काइन -2, जब भी काइन लगा रहे समझना माइनस में 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है बता दो? सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 10 कि 1 pm यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻12 है ना, -10, -12 या -6 है ना। तो ये जो होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 क्या होता है? -12। तो ऑप्शन आप बोलो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक का कहने का मतलब है कि नर युग्मक यानी कि इसमें से कौन सा नर युग्मक है? एक होता है युग्मक, और जब युग्मक मिल जाते हैं तो बनता है युग्मनज। युग्मनज बनता है, मनज है ना, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर युग्मक पूछा है, नर युग्मक। देखिए, अंडाणु जो होता है वो स्त्री में पाया जाता है, तो ये हमारा मादा युग्मक है। योनि भी मादा युग्मक है, फुलोपियन नालिका भी मादा युग्मक है। लेकिन शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक है, क्योंकि शुक्राणु पुरुष में होता है। अलग क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है? देखिए, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आप लोग पढ़े होंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन, ये 5 हार्मोन होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। पता है आप सभी को ना? यस, एक हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। गैस के रूप में जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। अलग क्वेश्चन नंबर 17 है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। आपको पता है, जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन संवहन। तो देखिए, पादप में जो फ्लोएम का काम होता है वो भोजन का संवहन होता है, जबकि जाइलम का काम होता है जल का संवहन। जैसे जाइलम जैसे जड़। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक। देखिए, लोग जो है ना मुरझाने, ये जो होता है हमारा ऑक्सीजन जो होता है ये गैसीय रूप में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है ना फल पकाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जिब्रेलिन भी क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी ठीक ठाक है, लेकिन एब्सिसिक का काम होता है मुरझाना। एब्सिसिक का काम क्या होता है? मुरझाना। तो एब्सिसिक का काम होता है मुरझाना, पत्तियों को मुरझाना। नेक्स्ट है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? है ना, दूमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है, वहाँ पर जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? हमने बोला भाई साहब 2 चीज़ याद रखना आपके एग्जाम में। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो 2 चीज़ याद रखना है। क्या क्या रखना? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, एक रखना ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। क्या बोला हमने? पहला बोला ईस्ट और दूसरा बोला हाइड्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जिसका आंसर कमेंट करना। पहला,
आपने 20 में से कितना सही किया मुझे कमेंट कीजिए। दूसरा, क्या आपने पूरा क्वेश्चन बैंक देख लिया? क्या आपने हमारी सारी वीडियोस को देख ली? नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आता है भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अमीबा का भोजन क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, क्या आपने हमारा नोट्स लिया है? ठीक है ना। और पांचवा क्वेश्चन, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं? जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ओरिजिनल वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।